हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रेश चैप्टर। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 है आपका। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग कर चुके हैं और ऑफलाइन में हमारा ऑर्गेनिक चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ खत्म करेंगे। 3-3.5 महीने लग जाएंगे उसमें। क्लियर। तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। अगर मैं बात करूं बोर्ड के अंदर 3 to 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 6 मार्क्स का भी होता है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। और अगर मैं इसमें जेई की बात करूं तो हर साल ये मान लो आप 2 क्वेश्चन एवरेज लेके चलो, मतलब कभी किसी साल नहीं भी आए, किसी साल 3 आ जाए, है ना। तो एवरेज 2 क्वेश्चन आप इसमें से लेके चलना, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आएगा। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी, पप्पू क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल। क्लियर। एक तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा जो न्यूमेरिकली होगा, और एक आएगा बिल्कुल थ्योरेटिकल। एडवांस में इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स करके। ठीक है। तो एडवांस की हम लोग जब शीट करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन में जो थ्योरी और न्यूमेरिकल को जो मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर मैं नीट की बात करूं तो ये मान लो आप कि 5 स्टार है, ये बिल्कुल आपके लिए मार्क्स लाने के लिए 5 स्टार टॉपिक, मतलब बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे बिल्कुल जो फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले ही क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार तो। ठीक है। जितने भी डेरिवेशन करेंगे उन डेरिवेशंस के अंदर जो फॉर्मूले बनेंगे, हमारे डेरिवेशन के बीच में से बताता चलूंगा मैं किस जगह पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पे आपको टिक करना है, क्या क्या आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है, पहली बात तो आपको स्टेट का मतलब पता होना चाहिए कि ये स्टेट क्या है। क्या पता होना चाहिए बच्चों कि ये स्टेट क्या है। स्टेट अवस्था। आपको पता हो तो द्रव्य की 3 अवस्था होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। जो मैटर है आपके पास में, द मैटर हैज 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको पता है ना। और भी होती है, ऐसा नहीं 3 ही है, प्लाज्मा भी है, बीईसी है ना। तो वैसे 5 स्टेट है पूरी, लेकिन जनरली हम लोग इन 3 स्टेट को लेके चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। वैसे आपके पास में प्लाज्मा भी आ जाएगी। एक होती है बीईसी, बोल्स-आइंस्टीन कांस्टेंट। ठीक है। जो आपकी जो लाइट्स होती है, बल्ब जो आते हैं आपके नियॉन बल्ब्स, उनके अंदर प्लाज्मा रखा रहता है। ठीक है। तो ये ट्यूबलाइट्स बनाने का काम भी आती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो। लेकिन आपको इन 3 के बारे में मेनली पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। इनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लीजिए आपको हम लोग 3 ब्लॉक बता रहे हैं, मैं 3 ब्लॉक बताता हूं यहां पर। एक ब्लॉक है आपके पास में ये, दूसरा ये है और तीसरा ये। मान लीजिए ये गैस है आपके पास में, ये जो ब्लॉक है ये है गैस, ये है लिक्विड, द्रव। द्रव और द्रव्य अलग अलग चीज है। द्रव्य मतलब मैटर, और ये है सॉलिड, ठोस। ठीक है। ये 3 अलग अलग ब्लॉक रखे हुए हैं, एक गैस का है, एक लिक्विड का है, एक सॉलिड का है। तो जो गैस है उसके पार्टिकल अगर हम लोग देखें इस तरीके से होते हैं, कहीं भी यादृच्छिक गति जिसको बोलते हैं, यादृच्छिक गति में होते हैं, कहीं भी किधर भी मूव कर सकते हैं, है ना। रेंडमली मोशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। यादृच्छिक गति क्या बोलते हैं? रैंडमली मोशन।
कहीं पर भी इस पूरे कमरे में जैसे जो गैस भरी हुई है वो कहीं पर भी मूव कर सकती है, ठीक है। और जिगजैग मोशन में होती है, वो जिगजैग तरीके से होती है, किधर से भी टकरा सकती किसी से भी, है ना। इधर से टकराई इधर चली गई, उधर से टकराई इधर चली गई, इधर से टकराई इधर चली गई। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु है, वो एक तरीके से यादृच्छिक गति में होते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ गैसेस स्टेट, वहां पे सारे डिस्कशन हो चुका है हमारा पहले ही, ठीक है। और जो ये जो मोशन होता है गैसेस का, क्लियर, एक जगह से दूसरी जगह तक, ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, क्लियर। लिक्विड, अब जैसा गैस है कहीं पर भी घुस रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा वहां पर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। इतना नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, उनमें हर डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो आपसे पूछा जाए कि गैस जो का जो पार्टिकल है, गैस के जो कण हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, हर डायरेक्शन में, है ना। ये ईस्ट में जा सकता है, वेस्ट में जा सकता है, नॉर्थ में जा सकता है, साउथ में जा सकता है, बीच में भी जा सकता है, कहीं पर भी, ठीक है। ऑल 4 डायरेक्शन आर ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। गैस मॉलिक्यूल चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लिक्विड के पास कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, तो अगर मान लीजिए मैंने लिक्विड का पार्टिकल लिया, लिक्विड मतलब द्रव का पार्टिकल लिया, तो एक तो वो बहता है, आपको पता है कि ये फ्लूइडिटी जो इसके पास में है प्रॉपर्टी होती है बहने वाली, है ना। इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। कभी देखा है पानी को ऐसे ऊपर जाता हुआ, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हम लोग, पानी कभी ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आएगा या फिर आगे पीछे बहेगा। तो लिक्विड के जो पार्टिकल है, जो लिक्विड सरफेस है, उसके पास में सिर्फ 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है। आगे पीछे नीचे 3 डायरेक्शन होती है लिक्विड पार्टिकल के पास में। और जो सॉलिड पार्टिकल है, अगर मैं उसको ऐसे छोड़ू, पट नीचे आएगा, ऐसे छोड़ू नीचे आएगा, ऐसे छोड़ू नीचे आएगा, ऐसे छोड़ूंगा तो इधर नहीं जाएगा वो, ना इधर जाएगा, पेंडुलम नहीं होगा वो, है ना। पेंडुलम तो आगे इधर उधर घूम सकता है, लेकिन हम लोग क्या करें, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल को ऐसे छोड़ा मैंने टक देने से और नीचे जाएगा वो, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके पास में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, वो है नीचे जाने की, क्लियर। ये हर डायरेक्शन में जा सकते हैं गैस के पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल के पास में 3 डायरेक्शन होती है और सॉलिड पार्टिकल के पास में 1 डायरेक्शन होती है। ये क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर आ चुका है। हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर फॉर लिक्विड पार्टिकल्स, है ना। कितनी डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन, क्लियर। अब देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो गैस के पार्टिकल है वो रेंडमली मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के पास में थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है, और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं भाई साहब बड़ा खतरनाक तरीके से होते हैं, अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा फिक्स, मतलब पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। अगर उनके पास में हम लोग बोले कि उन कणों के पास में, उन पार्टिकल के पास में किस टाइप का मोशन होगा, किस टाइप की गति होगी, तो सिर्फ एक ट्रांजिशनल मोशन होगा उनके पास में, मतलब वाइब्रेशनल मोशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक जगह पर ऐसे कर सकते हैं, टक 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 टक, ठीक है। तो मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं ऐसे, हल्के हल्के वाइब्रेट, अपनी जगह में वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि यहां से उठ के यहां चले जाए तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी क्लोजली पैकिंग होती है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनके, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने, आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में एक हम लोग मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ते थे, मेटेलिक रेडियस, तब उस टाइम में बताया था आपको कि इनके बीच में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे टकराते हुए, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हुए, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास है मेटल्स हैं, अभी के लिए हम लोग इसको मान रहे हैं क्या, मेटल्स, और ये बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे को टच करके रखे हुए सॉलिड पार्टिकल्स, क्लियर। तो इनके पास में मोशन होता है, इनके पास में भी मोशन होता है, लेकिन यहां पर जो मोशन होता है, मैं आपको तीनों मोशन के बारे में बता चुका हूं, वैसे याद करो, फ्रीडम, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ाया था हमने उसको, स्वतंत्रता की कोटि,
ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। तो सॉलिड जो है उनके पास में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके पास में तीनों टाइप का मोशन होता है गैस पार्टिकल के पास में, इसके पास में 2 टाइप का होता है। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए यहां पर, बताइए गैस के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल, द्रव, गैस और ठोस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहां मिलने वाला है? इसका जवाब होगा ठोस के पास, सॉलिड के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल पास पास अरेंज है ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे टक करते हुए, बिल्कुल टच करते हुए, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आकर्षण बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि उनके बीच में इंटरआयनिक डिस्टेंस बहुत कम है। इंटरआयनिक डिस्टेंस मतलब अंतरायनिक आकर्षण बल, अंतरायनिक दूरी। अगर अंतरायनिक दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चलते हैं, ठीक है। अंतरायनिक दूरी कम, आकर्षण बल बहुत ज्यादा। तो आपसे पूछा जाए यहां पर, बताइए इंटरआयनिक डिस्टेंस की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। इंटरआयनिक डिस्टेंस, भाई लिखते रहना, मैं साफ करता रहूंगा क्योंकि डायग्राम मुझे चाहिए इसमें। अंतरायनिक डिस्टेंस, दूरी, बताइए सबसे ज्यादा कहां होगी? सबसे ज्यादा यहां होगी, 3 एरो लगा रहा हूं मैं इसके लिए, सबसे ज्यादा यहां होगी, सॉरी इंटरआयनिक डिस्टेंस सबसे कम होगी यहां पर, है ना, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी? गैस के अणुओं के बीच में, मतलब इनके बीच में इतनी ज्यादा दूरी होगी कि कोई आकर्षण होगा ही नहीं। क्लियर? 3 एरो का मतलब मैं बता दूंगा आपको, सबसे ज्यादा दूरी, 2 एरो का मतलब कम दूरी, और 1 एरो का मतलब सबसे कम, ठीक है। अब इन अंतरायनिक डिस्टेंस, अंतरायनिक दूरी, इंटरआयनिक डिस्टेंस जिसमें सबसे कम होगी उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, है ना। यहां पर आकर्षण बल है ही नहीं, इसलिए तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं वो, वहां पर बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, तभी तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा कहां होगा? यहां, जहां पर दूरी सबसे कम होगी वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? उसके बाद किस में होगा? द्रव, लिक्विड में, और सबसे कम गैस में, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, मुझे ये डायग्राम चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको साफ कर रहा हूं, आप लिख लो इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको साफ कर लूंगा भाई, है ना। चलिए देखो अगली प्रॉपर्टी। अब इस डायग्राम को देख के आपको पता लग रहा होगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे ज्यादा पैक वहां पर है, इसका मतलब गति नहीं कर सकते। तो आपको अगर रैंडम मोशन देखना हो, रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां होगी? वही होगी जहां पर आकर्षण बल कम होगा, ठीक है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद यहां, फिर सबसे कम यहां, ठोस में सबसे कम, ठीक है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, तो सारी प्रॉपर्टी हमें खासकर सॉलिड के लिए याद रखनी। सॉलिड में क्या क्या हो गया अभी तक बताओ? सॉलिड में अब तक हो गया है, सॉलिड में अब तक क्या क्या हो गया है?
इंटर आयनिक डिस्टेंस बहुत कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, उसके बाद में रैंडमली मोशन बहुत कम। दिख रहा है आपको? रैंडम मोशन यादृच्छिक गति के बाद में हम लोग आएंगे वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम एंड शेप, आयतन एवं आकार पे, आयतन एवं आकार पे, इस प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो ध्यान से मुझे देख के बताओ डायग्राम को कि सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल जो है फिक्स हैं। ठोस अवस्था में सारे पार्टिकल क्या हो गए? फिक्स हो गए, है ना? मतलब एक तरीके से क्लोजली पैक्ट कर दिया उन्होंने एक दूसरे को, है ना? क्लोजली मतलब बहुत पास पास, है ना? पैकिंग कर दी एक तरीके से, बांध दिया एक दूसरे को यहां पर कि इसके पास में ये, इसके पास में ये, इसके पास में ये, है ना? बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, यहां पर बिल्कुल टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां पर डिस्टेंस थी, यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी। तो मुझे बताओ कि ठोस का आकार भी होता है और आयतन भी होता है। भाई एक सीरीज ले लो, 3 अलग अलग। अब सीरीज में तुम एक में तो चौक का पाउडर भरो, एक में तुम क्या करो, वहां पर पानी भरो, और एक में हवा रहने दो और सीरीज को दबाओ। चौक का पाउडर थोड़ा सा दबेगा, फिर बंद हो जाएगा दबना, है ना? लेकिन जो लिक्विड से भरी हुई जो सीरीज है, पानी से भरी हुई, वो भरेगी, पानी बाहर जाएगा। और जो गैस भरी हुई सीरीज है वो तो फक देने से ऐसे निकल जाएगी बिल्कुल, ठीक है? तो सॉलिड जो है इसमें वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट होते हैं दोनों, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का मतलब निश्चित, निश्चित आयतन और आकार। निश्चित आयतन भी होता है एवं आकार भी होता है। आयतन यहां पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है? वॉल्यूम और शेप में अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताओ, गैस के पास में वॉल्यूम और शेप होगा क्या? नहीं होगा। ना तो शेप होगा, ना ही वॉल्यूम का आकार होगा। बता सकते हो कि O2 हमारे जैसा दिखता है? यहां पे ऑक्सीजन गैस किसकी तरह दिखती है? मेरी तरह तो नहीं दिखती होगी, है? नहीं दिखती। तो ना तो इसका कोई आकार है, ना आयतन है किसका? गैस का। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, है ना? नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। अनिश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार, ठीक है? लिक्विड में बताओ, लिक्विड में क्या होगा? शेप होगा कि लिक्विड का? नहीं होगा। लेकिन इसके पास वॉल्यूम जरूर होगा। आपको पता है जिस सिलेंडर में डालेंगे उसी का वॉल्यूम ले लेगा, तो है ना? जैसे एक बकेट में डाला, बकेट का वॉल्यूम ले लिया, है ना? एक मटके में डाला, मटके का वॉल्यूम ले लिया। एक गिलास में डाला, गिलास का वॉल्यूम ले लिया, गिलास का आयतन ले लिया। तो लिक्विड को तो जहां डालेंगे उसी का आयतन वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होगा। तो यहां पर हमें याद रखना है लिक्विड के केस में नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, बट डेफिनेट वॉल्यूम मतलब निश्चित आयतन जरूर होता है इसके पास में, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार। क्लियर? समझ में आई ये चीज आपको? 4 तरह की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है वो? कंप्रेसिबिलिटी, है ना? मतलब कि संपीड़न। अभी मैंने आपको सीरीज वाला एग्जांपल बताया, है ना? जहां पर ठोस भरा होगा वहां पे सीरीज प्रेस नहीं कर पाएगी, है ना? लेकिन जहां पर गैस भरी होगी वहां पे तो बिना रुकावट के वो प्रेस कर पाएगी, ठीक है? तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कहां होगी? गैस के अंदर। और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी कहां होगी? ठोस के अंदर। मतलब ठोस को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है वहां पे। आप मुझे बोलोगे सर स्पंज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं,
स्पंज तो ठोस है, क्वेश्चन दिमाग में आएगा, है ना। बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं। एक स्टूडेंट तो है हमारा कृष्णा जैसा, वो तो यही सोचता रहेगा सर को कहाँ फेल करे। तो स्पंज में ऐसा इसलिए होता है, वो ठोस है लेकिन स्पंज में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर छोटे छोटे होल होते हैं जिनमें क्या होती है, गैस भरी हो रहती है। एक्चुअल में कंप्रेस ठोस नहीं हो रहा, वहां पे कंप्रेस हो रही है गैस। स्पंज जो होती है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं और छोटे छोटे होल के अंदर गैस भरी रहती है, तो कंप्रेस तो गैस ही हो रही है वहां पे, ठोस नहीं हो रहा। क्लियर। तो ध्यान रखना, इसके बाद में हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहां पर, कंप्रेसिबिलिटी संपीड़न। कंप्रेसिबिलिटी संपीड़न। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कहां होगी, यहां पर होगी मोर, और लेस कहां होगी, यहां पर, और यहां क्या होगी, मॉडरेट, बीच की, मध्यम। ठीक है, डायग्राम देखने से पता लग जाएगा वो तो आपको। जहां पे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है वहां पर ठोस जो है वो दब ही नहीं पाएगा, संपीड़न कर नहीं पाएगा। जो एग्जाम्पल था वो मैं आपको बता चुका, अपवाद जो था। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, सॉलिड की। आपको क्या याद रखनी, सॉलिड की याद रखनी। पहली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरलाइन डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, रैंडमली मोशन नहीं करता, वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, नेग्लेजिबल। कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसकी, नेग्लेजिबल, नगण्य। क्लियर। ये प्रॉपर्टी आपको सॉलिड की याद रखनी है। अब कल हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमरफस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, जो रियल चैप्टर है हमारा कल से शुरू होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, अगर कभी 1 मार्क्स में आता है तो, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या अंतर है, क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्या अंतर है, अमरफस और क्रिस्टलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये याद रखनी चीजें, सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। जब बेस पता होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं बच्चों। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एज्यूम करने वाला है 3D में। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है इसको, है ना, ब्रेक मत करना, और चीजों को जैसे समझाए वैसे समझने की कोशिश करना। क्लियर। क्योंकि अब जो यहाँ पे जो हम लोग ये बना रहे हैं बिल्कुल फाउंडेशन बेस पे बना रहे हैं। एक बैच है मेरे पास में इंग्लिश मीडियम का, लेकिन वो उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो प्योरली ये फाउंडेशन बेस चलेगा, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड है वो हिंदी मीडियम अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरा फोकस रहेगा मेनली फाउंडेशन पर। क्लियर। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को मैं क्लास में बता दूंगा उनको क्या करना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आप रीडिंग करते रहिए और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन कर लेना सारे। ठीक है, जो भी डिस्कशन है वो मैं क्लास में कर लूंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।